नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट वैद्य यश चौधरी। आप सभी का हमारे इस टॉपर्स टॉक सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। पावर्ड बाय आरजीसी प्री पीजी कोचिंग क्लासेस उदयपुर, एक्सपर्टाइज इन एआईपीजीटी, एएमओ, नेक्स्ट एंड ऑल अदर आयुर्वेदा एग्जाम्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, जिनकी मेहनत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही कम है। आज हमारे साथ हैं एआईएपीजीटी ऑल इंडिया रैंक 178 एंड कैटेगरी रैंक 48 टॉपर्स डॉक्टर ऋत्वी पटेल मैम। आज के हमारे इस टॉपर्स टॉक सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैम, नमस्कार। एवं समस्त आरजीसी परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए आइए फिर जानते हैं डॉक्टर ऋत्वी के साथ उनका पाथवे टू द सक्सेस ऑफ एआईपीजीटी 2024। मैम, जैसे कि मैं आपसे स्टार्टिंग सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है जब वो अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में होता है, तो उसका सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतनी सक्सेस हासिल करे कि एक दिन वो अपने कॉलेज या स्कूल में एज़ अ गेस्ट बन के जाए। उसने इसी आरजीसी प्लेटफ़ॉर्म से अपनी कोचिंग की थी, अपनी एआईपीजीटी की तैयारी की थी और आज आप आरजीसी के प्लेटफ़ॉर्म पर ही एक एज़ अ गेस्ट हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बोलना चाहते हैं कि सर ने हमको पढ़ाया और इतना काबिल बनाया कि हम एग्ज़ाम में इतना स्कोर कर सके। एक्चुअली लास्ट ईयर हमें एग्ज़ाम देनी थी लेकिन वो चिप की डेट की वज़ह से दे नहीं पाए। तो काफ़ी सारा गैप हो गया था हमारा उसमें, मोटिवेशन भी चाहिए था और मेहनत की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि गैप हो जाता है बाद में आपको बहुत तकलीफ़ होती है करने के लिए। तो सर ने काफ़ी हमें गाइड किया और करने के लिए बहुत प्रेरित किया और हमने आखिर में कर ही लिया। मैम, जैसे कि आपका परिणाम जो है वो अविश्वसनीय है। तो जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा होगा, तो जो वो मोमेंट था रिज़ल्ट का, वो कैसा था? रिज़ल्ट देख के आपको कैसा लगा? एक्चुअली हर साल ऐसे होता है कि रिज़ल्ट आता है तो सारी वेबसाइट वैसी हो जाती है मतलब खुलता नहीं है, किसी-किसी के फ़ोन में ही खुलता है। तो मेरी फ्रेंड जो थी उसके फ़ोन में मैंने खोलने को बोला था। तो पहले उसका रिज़ल्ट खुला, बाद में मेरा खुला। तो मतलब मैं भी खुद शॉक थी क्योंकि मैंने वो आंतक नहीं की थी कि कितना आएगा। फिर क्या होता है कि हमारे हिसाब से नहीं आता तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने बोला जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर ऐसा आया कि मुझे भी खुद लगा कि इतने सारे आए, ऐसा ही हुआ। मोस्टली होता क्या है कि हमारा रिज़ल्ट हम बाद में देखते हैं और हमारे दोस्त पहले देख लेते हैं। हाँ, वही हुआ। तो दोस्त चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर एक दूसरे दोस्त का रिज़ल्ट अच्छा आ जाए तो बुरा उसे भी लगता है। तो मेरी मैम मैं फ्रेंड का मुझसे ज़्यादा था, इसीलिए उसको कुछ लगा नहीं। तो फिर हो सकता है आपको बुरा लगा हो। नहीं, नहीं, हम साथ में पढ़ाई करते थे, वो उसने भी आरजीसी जॉइन किया हुआ है। मैम, बेसिक से चलो अब शुरू करते हैं। तो जैसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ होती हैं, वो पूछना चाहते हैं कि यूजी में आपने एज़ अ स्टूडेंट कैसा आपका बैकग्राउंड रहा है? आपने किस तरह से प्रिपरेशन की है अपनी? आपने कब पीजी के बारे में सोचा और कब आपके दिमाग में ये थॉट आया कि हाँ, अब हमें पीजी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं लगता है कि कौन-सा सब्जेक्ट है, क्या चल रहा है। फिर सेकंड ईयर में आए, थोड़ा इंटरेस्ट लगा। फिर बाद में फोर्थ ईयर के बीच में सोचा कि अभी पीजी करनी है, तभी से कोचिंग जॉइन किए हुए थे। मैम, 4th ईयर में आके बच्चों के ऊपर बहुत सारे लोड होते हैं। उन्हें लगता है कि 3rd ईयर तक हम क्लियर पास होके आ गए, हमारा कोर्स टाइम पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं 4th ईयर में आके बच्चों के दिमाग में थोड़ा ये भी होता है कि हमारी गलती से कोई बैक ना आ जाए। तो उस टाइम पे बच्चों को अपने फाइनल ईयर पे वो ज़्यादा एग्ज़ाम पे फ़ोकस करें या फिर वो अपने एआईपीजीटी पे फ़ोकस करें, तो इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस कर पाते हैं? फोर्थ ईयर में जैसे कि हमारे जो सारे सब्जेक्ट है वो आगे के ईयर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे काय चिकित्सा लेते हैं, तो उसमें रोग निदान का थोड़ा बहुत आ जाता है, सिर्फ ट्रीटमेंट ऐड करनी होती है। तो वैसे हम देखा जाए तो एक सब्जेक्ट में 2-2 सब्जेक्ट हम कवर कर लें, तो और साथ-साथ में हम एआईपीजीटी भी उसका भी सिलेबस कवर कर सकते हैं वैसे करके, तो फिर हो जाता है। बहुत सारे मैम आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पर या बच्चों के बीच में उनकी ये क्वेरी रहती है कि हम अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे सीखें या फिर हम पीजी की प्रिपरेशन करें। होता क्या है कि हम इंटर्न पीरियड में पहुँच के वो हमारा एक ऐसा क्रूशियल पीरियड होता है जब हमें अपनी 2 ब्रांचों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। बहुत से लोगों का मन होता है कि वो केवल अपना इंटर्नशिप करें, अपनी प्रैक्टिस करें और बहुत से लोग अपनी इंटर्नशिप छोड़कर फिर अपनी एआईपीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं।
इस चीज़ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? किस तरह से इसे मैनेज करें कि दोनों चीज़ें साथ में हो जाएँ? वैसे हमारी जो पीएचसी रहती है वो 6 महीने का टाइम तो सबके पास होता ही है। तो 4 बजे के बाद सब फ्री हो जाते हैं, पीएचसी हो या फिर कॉलेज हो। तो बाकी का टाइम हम यूज़ कर ले पढ़ने के लिए तो काफ़ी होता है 1 साल में क्रैक करने के लिए अगर सही ढंग से पढ़ाई की हो तो। मैम जैसे कि आपका जो देखा जाए तो जो ईडब्ल्यूएस रैंक है आपकी 48 वो एक बहुत अच्छी रैंक है। अंडर 50 में आप हैं। तो स्टार्टिंग से आपकी प्रिपरेशन किस तरह से रही? जो आपने किस तरह से प्रिपरेशन की जो आप एक इतने सक्सेसफुल एंड पे आके कंप्लीट किया? ग्रुप स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हमें कौन-सा टॉपिक नहीं आता है वो हमें पता चलता है। और अगर कोई दूसरे को आता है तो वो हमें सिखाता है, हम उसे सिखाते हैं, तो साथ में कंबाइन होके जो स्टडी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो वही हुआ हमारे साथ। मैम ग्रुप स्टडी के साथ-साथ आपकी और क्या स्ट्रैटेजीज़ रहीं जो आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की? एक्चुअली ऐसा था कि मतलब कुछ सोचा नहीं था। मैं ऐसा सोचती हूँ पर्सनली कि 100% जो अपना देना है उसमें से 95% हमारी मेहनत होती है, 5% तो लक पे ही जाता है। तो मतलब मेहनत मुझे ऐसा था कि मेहनत करनी है, रिज़ल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। मैम ये जो प्रिपरेशन का फेज़ होता है इसमें बहुत सा ऐसा भी टाइम आता है कि जब बच्चा बहुत डिमोटिवेट फ़ील करता है। एक तो वो उसकी 4 साढ़े 4 साल का जो वो अपना फर्स्ट टू फाइनल ईयर कंप्लीट करके आया हुआ होता है। तो कहीं न कहीं उस एज में उसके पास अपनी फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से ही प्रेशर होता है कि कुछ वो कम कमाए, कुछ करे। तो उस पीरियड को हम कैसे हैंड ओवर करें? कैसे देखें कि बच्चा डिमोटिवेट ना हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए? ये तो मैं इसके मानता लिए हूँ हमें कि आपके साथ भी आया होगा। हाँ, आया ही था लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी सारा मोटिवेट किया कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो उसके आगे बढ़ना है। लेकिन एक बार जो ठान ली वो करना ही करना है। मतलब वो मुझे बीच-बीच में कभी-कभी बार हो जाता था कि नहीं करनी है, पीजी जाने देते हैं, इसमें क्या है। लेकिन फिर मोटिवेशन जो साथ-साथ में होता है फ्रेंड्स लोगों का तो उससे हो जाता है। और क्या-क्या ऐसे चैलेंजेस थे मैम जो आपने इस पीरियड के बीच में देखे? जो आपने कभी न कभी आपके दिमाग में भी आया होगा कि इसे छोड़ देते हैं, फिर आपने कैसे उससे ओवरकम किया? क्योंकि पूरी करियर का सवाल होता है तो सबको सोचना आता है कि 3 साल ये करना है, बाद में कैसे सेट करेंगे, क्या होगा? तो फिर उसमें सब हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डीमोटिवेट तो काफ़ी होते हैं लेकिन मोटिवेट हमें हमें अपने आप ही होना पड़ता है बाद में। मैम मैं जैसे कि देखता हूँ और काफ़ी बच्चों से सुनता भी हूँ, अभी जो एक सीरीज़ आई थी आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री। कोटा यस। फैक्ट्री में दीपू भैया थे, कहीं न कहीं हमारे आयुर्वेद में उस चीज़ की भूमिका वीरेंद्र सर निभाते हैं। मैंने बच्चों से हाँ, सुना है कि सही। वीरेंद्र सर हाँ, बिल्कुल रियल लाइफ़ के जीतू भैया हैं। जिस तरह से हाँ, जीतू बिल्कुल भैया ने सही। रियल लाइफ़ में बच्चों को मोटिवेट किया है और उन्हें उनकी सक्सेस तक उन्हें पहुँचाया है, उन्हें पढ़ाया है, उनके हर टाइम साथ रहे हैं। इसी तरह से क्या मैंने सुना है वीरेंद्र सर भी इसी तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वो एक हाँ, रियल लाइफ़ के बिल्कुल। जीतू यस, यस, डेफिनिटली। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है और डाँटते भी ऐसे है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सर ने डाँटा है और मोटिवेट भी कर दिया होता है। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूँ कि ए एआईपीजीटी की प्रिपरेशन में कोचिंग का क्या रोल रहता है? देखिए होता क्या है कि जब बच्चे कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें कहाँ से कोचिंग करें, कहाँ से ना करें क्योंकि आज के टाइम में इतनी सारी कोचिंग्स हैं। तो आपने आरजीसी में ऐसा क्या देखा जो आपने आरजीसी को ऑप्ट किया, बाकियों को छोड़कर? और कोचिंग का एआईपीजीटी की प्रिपरेशन में क्या रोल रहता है? कोचिंग इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको कोई टारगेट देगा तभी आप वो काम कर पाते हैं। तो सर जो रेगुलर क्लास लेते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ होती है, तो उससे हमें कई ज़्यादा फ़ायदा होता है कि पूरे वीक का जो पढ़ा है वो एंड में हमें टेस्ट देनी होती है। उसमें भी रैंक की लिस्ट आती है, तो हमें कहीं न कहीं पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है आगे के स्कोर पे। तो वो कोचिंग का एक बेस्ट रोल होता है और सर की बात करें तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है, वो एकदम मतलब मस्ती के साथ पढ़ाते हैं और पूरे डेप्थ में पढ़ाते हैं जो टॉपिक होता है, तो हमें बेसिक से नॉलेज मिलता है किसी भी चीज़ का, तो वो वैसे ही याद रह जाता है। मैम बच्चों का एक कन्फ्यूज़न होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि वो फर्स्ट या सेकंड ईयर से ही अपनी एआईपीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं।
वो सोचते हैं कि हम बिना कोचिंग के इसे कर लेंगे। तो कुछ लोग कोचिंग को ऑप्ट करते हैं, कुछ विदाउट कोचिंग अपनी सेल्फ स्टडी को ऑप्ट करते हैं। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमें क्या करना चाहिए? वो अपने आप पे डिपेंड होता है कि जैसे कि मेरी बात करें तो कोई अगर टारगेट देगा तो ही मैं काम करती हूँ, ऐसा मेरा होता है। तो ऐसे टारगेट देने वाले बच्चों के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि वो आपको टारगेट देंगे तभी आप अपने आप को ग्रो अप कर पाओगे। बिना कोचिंग के कई मतलब बिल्कुल कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। हाँ मैम, इसीलिए जब तक कॉलेज में भी या स्कूल में भी टीचर की डाँट ना पड़े या होमवर्क ना मिले तब तक हम कोई काम याद करते नहीं। हाँ। जैसे कि मैंने देखा मैम कि आपने आरजीसी का टारगेट बैच किया था। तो टारगेट बैच से आपको केवल एआईपीजीटी में ही फ़ायदा हुआ या उससे अलग भी आपको कोई उससे एडवांटेज मिले हैं, किसी और एग्ज़ाम में या किसी और तरह से? फाइनल ईयर की एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि टॉपिक की जो डेप्थ होती है और उसके जो बेसिक क्लियर हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी सारा रैंक अच्छा आया और हो गया वो भी। मैम आजकल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन चल रहा है बच्चों का कि वो बीएमएस के बाद पीजी करें या फिर अपनी प्रैक्टिस करें। क्या ऐसा ज़रूरी है मैम कि अगर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो एक पीजी होना बहुत ज़रूरी है? इस चीज़ पे आपकी क्या राय अ, है? मतलब हम सब जिसने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से किया हुआ है जो यूजी, तो उसको ज़्यादातर पेशेंट दिखने नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए अच्छा है कि वो पीजी करके 3 साल अपने पेशेंट मतलब पेशेंट देखने का जो तरीका है वो उसका सुधरेगा और डायग्नोसिस अच्छा बनेगा, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। वैसे पीजी ना करे तो भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि पीजी करने के बाद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैम पीजी के अलावा भी हमारे पास इतने सारे सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इतने सर्टिफ़िकेट कोर्स कराती है आयुर्वेद में, हम उन्हें भी तो ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। वो या हमारी कॉस्मेटोलॉजी सैलरी का और वगैरह का कोर्स आता है, वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, वो करना चाहिए। जैसे कि मैम आरएबी की भी आरएबी का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें स्टाइपेंड भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ गुरु के थ्रू। यस। तो मैम आपने जो टारगेट कोर्स किया था, उससे क्या आरएबी में भी कोई फ़ायदा है, आरएबी के एग्ज़ाम में? हाँ, फ़ायदा तो हर एक एग्ज़ाम में होता है, लाइक जीपीएससी कर या यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम आयुर्वेदिक की एमओ की आती है, तो सारे एग्ज़ाम में फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है और आपकी जो पढ़ाई है, उस पे ही डिपेंड होता है कि आप क्वेश्चन भी इससे ही बनने वाले हैं। तो आप अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसमें भी लग जाएगा। मैम ऐसे कोई सब्जेक्ट थे क्या जो आपको ज़्यादा टफ़ लगते थे, जो आपने स्टार्टिंग फ़ेज़ से जिनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो? जो आपको लगता हो कि नहीं ये मुझे याद नहीं रहता या ये मुझे समझ में नहीं आता? ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जो आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे कि वो भी अपने स्टार्टिंग फ़ेज़ से उन पे ध्यान दें? मुझे रसशास्त्र सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था, क्योंकि उसमें वो सारा एक जैसा ही लगता था। फिर लास्ट के 1 मंथ में ही मैंने अच्छे से वो कवर अप किया, क्योंकि हर रोज़ पढ़ना पड़ता है, वो सब्जेक्ट वैसा है, अगर नहीं एक दिन किया तो फिर छूट जाता है आगे का सारा। तो वो वैसे करना पड़ता है, हर रोज़ करना पड़ता है 1-2 पेज 1-2 पेज और रिवीज़न जितनी बार हो उतनी बार अच्छा है रसशास्त्र और द्रव्य गुण जैसे सब्जेक्ट के लिए। मैम बहुत से बच्चों का जो है यूजी में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहता, जिसके बाद वो डिमोटिवेट फ़ील करते हैं। वो ये रीज़न नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ाई अच्छी करते हैं लेकिन फिर भी बाय लक कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका ऐसा होता है जिसमें वो रह जाते हैं। तो वो उन्हें उस फ़ेज़ में लगता है कि अब हम पीजी नहीं कर सकते। तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर वो आपको बैक आया है या फिर कैटी आई है तो उससे आपको सीखना चाहिए कि क्या इसमें क्या मेरी गलती थी और वही सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना के आपको पीजी देनी चाहिए, तो फिर काफ़ी अच्छा परिणाम आएगा आपका। मैम जैसे कि आपने आरजीसी से जो आपको एजुकेशनल सोर्स ऑफ मटेरियल मिला, जैसे कि जो भी आपकी संहिता क्लास थी या नोट्स थे या सर की गाइडेंस थी, उसका क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में? हमने तो संहिता तो सर ने बोला था कि संहिता में से ही पढ़ना है और कोई नोट्स इसके लिए यूज़ नहीं करनी है, तो वो तो वैसे ही किया था, संहिता को संहिता से ही पढ़ना है। फिर नोट्स भी सर ने वो दिए थे मॉड्यूल्स, जो 9 मॉड्यूल्स थे उसमें से ही हमने सब कवर अप किया था और उससे काफ़ी सारा 90% हो ही जाता है, जो क्वेश्चन आते हो। तो अगर आपने वो मॉड्यूल और संहिता कम कर दी,
तो फिर हो जाता है। उसके बाहर के थोड़े ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। मैम मॉड्यूल्स का क्या रोल है प्रिपरेशन में? क्योंकि देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग एक जगह से लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल्स इकट्ठे करके उनसे पढ़ते हैं। तो आपको आरजीसी के मॉड्यूल्स में ऐसा क्या लगा जो सबसे खास है, जो सबसे अलग है, जो आरजीसी को सबसे अलग बनाता है? सर ने मॉड्यूल में क्या है, पिन पॉइंट दिया है, जो भी है वो दिया है। मतलब लंबी लंबी कहानियां नहीं बनाई है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम सारी कोचिंग की मॉड्यूल एक साथ पढ़ेंगे या फिर उसकी जो मटेरियल है, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, क्योंकि कई कई आंसर में भी डिफर होता है। तो हम कंफ्यूज ना हो और एक पे ही रहे, उसके लिए मॉड्यूल काफी सारा हेल्पफुल होता है, उसमें से ही आता है। ओके मैम। मैम पीजी में सिलेक्शन के लिए यूजी स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आपको पीजी करना है तो पहले से ही मतलब ठान लेना चाहिए कि करना है, और मेहनत करने की भी धगस रखनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपका मोटिवेट मतलब डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आपको खुद अपने आप ही मोटिवेट करना पड़ेगा। मैम जैसे कि बहुत से बच्चे थर्ड ईयर से या सेकंड ईयर से पीजी की प्रिपरेशन कर देते हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो एआईपीजीटी को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। पहले का कंपैरिजन में आज के टाइम में बहुत बच्चे बहुत स्टूडेंट्स एआईपीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन से बैच से, कौन से ईयर से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और कौन से बैच में आके हमें कोचिंग जॉइन करनी चाहिए? मेरे हिसाब से थर्ड ईयर में आके कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और प्रिपरेशन भी थर्ड ईयर में आके करनी चाहिए, अगर हमें अच्छी रैंक लानी हो, टॉप 50 में आना हो तो। बाकी तो फोर्थ ईयर से तो कर ही नहीं ही चाहिए, वरना तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। मैम यूजी स्टूडेंट्स को यूजी टाइम से किस-किस चीज़ पर खास ध्यान देना चाहिए अपनी पीजी प्रिपरेशन को लेकर? जैसे द्रव्य गुण है तो उसमें बॉटनिकल नेम है, रसशास्त्र है तो उसके जो फॉर्मूला वगैरह है, और जो पर्टिकुलर लाइनिंग होती है जो उसको सबसे अलग करती है, वैसे ही सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होता है पिन पॉइंट। वो सब ध्यान में रख के चलेंगे तो फिर आगे जाके हो जाता है। मैम जैसे कि इस बार नोटिफिकेशन आया है कि एआईपीजीटी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में हो सकता है। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन का क्या की पॉइंट्स आप उन्हें देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स को लास्ट टाइम पे पढ़ने चाहिए? जिस जिस चीज़ का, जिन सब्जेक्ट्स का लास्ट टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? लास्ट के टाइम पे हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, और लास्ट 3 मंथ में भी जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है उसका भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे भी पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन लास्ट 3 मंथ में भी अपने पूरी कोशिश कर दी तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें। सारे उसके पहले तो आपके सारे सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। लास्ट के 3 मंथ में सर जो देते हैं शेड्यूल, वैसे हमें रिवीजन ही करना होता है, कि एक दिन में इतना टारगेट कवर अप करना होता है, और जितनी बार हमारा रिवीजन होता है उतनी बार वो माइंड में फिट होता जाता है, और अच्छा याद आता है एग्जाम के टाइम पे। मैंने देखा है कि वीरेंद्र सर एक स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से ही एक डायरी बनवा देते हैं बच्चों की, जिसमें हाँ, वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वगैरह नोट कराते हैं। तो उस डायरी का रिवीजन फेज़ में और एग्ज़ाम के लास्ट पीरियड में क्या? लास्ट पीरियड में एग्जाम के क्या होता है, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये करना है वो करना है, वैसा हो जाता है। सर ने बोला है कि लास्ट के 2 दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तो उस टाइम पे डायरी वगैरह बहुत हेल्प होती है, कि डायरी ही पढ़ना है सिर्फ, उसमें से जो हमारा मतलब लास्ट का जो रह गया है, जो हमें याद नहीं होता है, वही डायरी में लिखा हुआ होता है, और जो इम्पोर्टेंट है वो, तो वो हम लास्ट के टाइम पे पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में काफी सारा हेल्पफुल होता है। हम जैसे कि देखते हैं कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले से ही बहुत बच्चे टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का क्या महत्व है? हमें देनी चाहिए तो कितनी टेस्ट देने चाहिए? किस तरह से देने चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आपने कितने दिए थे? क्या करा था? टेस्ट सीरीज जरूरी होती है लास्ट के टाइम पे, क्योंकि जो हमारा पढ़ाई तो हम करते जाते हैं, लेकिन उस पे कितना याद होता है या नहीं होता है, वो सेल्फ असेसमेंट भी जरूरी होता है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर 1 डे का टारगेट देते हैं कि आज इतने चैप्टर की एग्जाम है, ये सब्जेक्ट होगा, फिर बाद में कंबाइन होके सब एग्जाम आती है, तो उससे रिवीजन हमारा बढ़ता है और हमें टारगेट मिलता है, तो उससे हमारी स्टडी काफी इम्प्रूव होती है।
मैम रिवीजन और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रही इस थ्रू आउट द जर्नी में? रिवीजन मुझे ऐसा था कि मतलब रिवीजन सबसे ज्यादा करना है, जितनी बार हम वो देखेंगे उतनी बार वो हमें एग्जाम के टाइम पे याद आएगा। तो सर ने बोला था 9 टाइम रिवीजन करना है सारे सिलेबस का और मॉड्यूल का। तो वो हमने किया था और फिर बाद में हो गया। मैम ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका हमें ज़्यादा रिवीजन करना है, जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो ज़्यादा मार्जिन में हमारे एग्जाम में आते हैं? जैसे कि अभी तो इस बार कुमार वृत्य से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वाग्भट से आधे आ रहे हैं। तो वो सारी जो मेन मॉड्यूल है, जो हिस्ट्री की मॉड्यूल, वाग्भट की मॉड्यूल और काश्यप संहिता वाली मॉड्यूल, तो वो सारे हमें काफी रिवीजन की जरूरत होती है और डिजीरस को तो हमें साथ में लेके ही चलना होता है। मैम जैसे कि हम सुनते हैं और देखते हैं कि संहिता का एआईपीजीटी में बहुत अच्छा रोल है एक। तो किस तरह से संहिता को पढ़ा जाए? समीक्षा सर जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ना हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो याद ही रह जाता है उस टाइम पे कि कैसे करना है। जो सर ने लाइन टिक कराई है वही पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि सारे अब आपने अगर पढ़ लिए तो फिर वो मिक्स हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वही सिर्फ पढ़ना होता है। मैम बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो केवल नीट क्वालीफाई एआईपीजीटी क्वालीफाई करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, जिनका होता है कि हमें अगर नहीं हो पाता है तो हम केवल क्वालीफाई करके प्राइवेट एडमिशन लेंगे। तो उन्हें किस-किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई गवर्नमेंट सीट ही ला पाए। तो बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट प्राइवेट सीट का भी होती है। तो उन्हें अपनी प्रिपरेशन में लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए? जो मेन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही उनको कवर अप करने चाहिए और संहिता भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर बार। तो अगर वो कर लिया तो फिर आपको क्रैक ही करना है, प्राइवेट में लेना है तो उससे काम बन जाता है और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैम जो अभी फाइनल ईयर में या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो अभी इस साल हमारा एआईपीजीटी देने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? वो किस तरह से पढ़ें? क्या चीज़ पर मेन फोकस रखें? क्या ज़्यादा अच्छे तरीके से करें? स्ट्रेटजी तो अपनी होनी ही चाहिए कि अपने को कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट में जाना है, गवर्नमेंट ही चाहिए या फिर प्राइवेट चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारी कैटेगरी कौन सी है, उसके हिसाब से अगले पिछले साल की जो रैंक आती है, रैंक लिस्ट, तो हम उसमें से कितने मार्क्स हमें मिनिमम कवर करने हैं, वो सब देख के हमें अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर ज्यादा है तो फिर ज्यादा मार्क्स लाने के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैम आपकी जैसे रैंक इतनी अच्छी आई है, आपकी देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक 178 और कैटेगरी रैंक 48 है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन सी ब्रांच आप लेना चाहते हैं? मैं काय चिकित्सा में रहना चाहती हूँ और मेरा नेटिव इधर ही है अहमदाबाद में, तो मैं अहमदाबाद की कॉलेज सिलेक्ट करना चाहती हूँ। मैम बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि वो या दिल्ली ज्वाइन करें या बीएचयू बनारस ज्वाइन करें। तो कॉलेज का या भी कोई सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रेफ़रेंस होता है? जैसे कि बोलते हैं कि हाँ। बीएचयू ही अच्छी होती है। वो अपने मतलब अपने को रिजल्ट आ जाए उसके बाद में सब अपने जो सीनियर लोग होते हैं उसको पूछ के हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में जाना है या फिर क्या चूज करना होता है। उनकी गाइडेंस काफी हेल्प करती है। मैम आपकी इस थ्रू आउट जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ से और आपके इस इतने सक्सेसफुल रिज़ल्ट तक, आरजीसी का और वीरेंद्र सर का क्या रोल रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ने काफी सारा हेल्प किया है और मोटिवेट भी किया है, जिससे हम इस स्तर पे पहुंचे, तो सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैम कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पॉइंट जो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को आप देना चाहें, बताना चाहें, जिससे उनकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर हो पाए और वो और ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें? सर जैसे बोलते हैं वैसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, अपने आप से खुद को नहीं करना चाहिए, वरना हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे स्टडी होती है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनका इतना अनुभव होता है कि हमें वो पता नहीं होता है। इसीलिए सर जैसे बोलते हैं कि ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, वैसे ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है।
मैम आरजीसी में ऐसा क्या डिफरेंस है जो वो उसे और कॉलेज और कोचिंग से अलग बनाता है? जो आप क्या पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है सर की, पॉइंट मतलब डेप्थ में लेते हैं वो वगैरह, और फिर टेस्ट टेस्ट यूनिक होते हैं सर के। काफी क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है कि हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे फेस करना है, वो सर सिखाते हैं कि आपने हार्ड मैम आया तो अगर नहीं करना है। आपने जब कोचिंग अपनी स्टार्ट की होगी, जब आपने इस फेज़ में आप आए, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कोचिंग के। आपके पास आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कोचिंग्स के, बहुत लोगों से सुना होगा। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड किसी और कोचिंग को भी जॉइन कर रहे हों। तो आरजीसी में ऐसा क्या था जो आपने आरजीसी को जॉइन किया? मैंने सर का यूट्यूब में वीडियो देखा था, बाद में मैंने 2-3 लेक्चर अटेंड भी किए थे। उसके बाद में मुझे अच्छा लगा कि सर जो पढ़ाते हैं उससे अपना अपने को समझ में आता है सब। तो फिर मैंने सोचा कि अब हो जाएगा, और फिर मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की। तो मैम एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा बस कि 2025 में जो एआईपीजीटी होने वाला है, उनके एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आएगा ही आएगा। स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना है। मैम आजकल हम न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत डिमोटिवेटेड हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है या इसके पीछे क्या वजह है? मैंने पहले भी बोला कि सेल्फ मोटिवेशन ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं। मोटिवेशन तो हमें खुद से ही लेना होता है कि क्या करना है। मैम आपकी इस थ्रू आउट द प्रिपरेशन में फैमिली का क्या रोल रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका ही होता है, क्योंकि जो सारे बैकग्राउंड एनवायरनमेंट उन्हीं से प्राप्त होता है कि कैसे पढ़ना है। अच्छी तरह से टाइम देना होता है पढ़ाई में, तो उनकी हेल्प होती है तो ही अच्छा हो पाता है। आपकी इस उपलब्धि के लिए मैं समस्त आरडीसी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैम। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसी उपलब्धियाँ हासिल करते रहें और आपके उत्तम भविष्य की कामना करता हूँ। आज आपने अपना इतना धन्यवाद। महत्वपूर्ण समय दिया, इस बहुमूल्य समय के लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं अपना एआईपीजीटी का सपना साकार, तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए आरजीसी का ऐप और वहाँ दिए हुए डेमो क्लासेस को और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिए। और आप देख सकते हैं हमारे आरजीसी उदयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स उपलब्ध हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके या फिर यूट्यूब से आप चैनल्स के थ्रू आप वीडियोस देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको परेशानी है, कोई या कोई सुझाव चाहिए तो आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।